तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट विषय वस्तु, जीवन का कर्म। अर्थात व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन में कर्म का क्या प्रधानता रहेगा। कर्म जो है ना, वो विशेष रूप से कर्म के आधार पर क्या उसका आजीविका होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय वस्तु है। तो हम आज इस पर ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये आप समझिए कि किस कार्य को करने से या किस उपाय से या किस स्थान से आजीविका चलाने का साधन होगा, धन प्राप्ति का साधन होगा। ये बहुत लोगों के मनुष्य के जिज्ञासा की बात होती है और अपने जन्म कुंडली लोग दिखवाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से इसी तरह का विचार करने को बोला जाता है। तो अब समझिए कि किस साधन से विशेष धन प्राप्ति होगी, इसका विचार ज्योतिष शास्त्र में किया जा सकता है। और उसी तरह से इस विषय को हम आज डिस्कस करते हैं। तो एक बात समझिए कि धन प्राप्ति कराने वाला कौन सा होता है, पहला क्वेश्चन ये आता है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस तरह से अगर सबसे पहली बात करें तो एक लग्न को निर्धारित कीजिए, दूसरा चंद्रमा और तीसरा सूर्य, है ना। तो बेसिकली क्या है कि इन दोनों में से पहले तो हम देखेंगे कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, इन दोनों में से बलवान कौन है ना। तो लग्न कुंडली कैसे, तो लग्न कुंडली ये बना हुआ है। चंद्र कुंडली का निर्माण हम कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि चंद्रमा जिस घर में होता है उसी को हम लोग पहले लग्न मान लेते हैं और उस तरह से चंद्रमा का निर्धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा है इस अष्टम भाव में, तो इसको हम लग्न मानेंगे। जो अभी यहाँ पर जो पोजीशन है ये 12 नंबर वहाँ चल जाएगा, तब हम कुंडली बन गया। चलिए इतना तो इजी है। अब बात आती है कि एक लग्न कुंडली आपके सामने हो गया, दूसरा चंद्र कुंडली। चंद्र को लग्न की तरफ पहुंचा देंगे तो चंद्र कुंडली बन जाएगा। उसी तरह से अब बात आती है ये कि हम देखेंगे कैसे इसको, है ना। तो 3 पोजीशन है इसका, एक लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और एक सूर्य कुंडली, है ना। सूर्य में भी यही होगा कि सूर्य जिस भाव में बैठा होगा उसी को हम लग्न बना देंगे तो वो सूर्य कुंडली हो जाएगा। मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बैठा है, तो इस भाव को हम क्या करेंगे, ये लग्न मान लेंगे, तो वैसे निर्धारित कर लेंगे। तो ये 3 कंडीशन है। अब 3 तरह का कुंडली आप बनाने सीख गए, है ना। अब उसके बाद की बात करते हैं कि आखिर होगा क्या, है ना। अब आगे हम चलें कि अगर आप लग्न और चंद्र इन दोनों में से बलवान हो, जो भी बलवान हो, उससे 10वां भाव को आप सबसे पहले देखिए कि लग्न जब से है ना, ये लग्न, तो लग्न से अगर घूम कर आएंगे तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके ये 10वां भाव हो जाएगा, है ना। ये 10वां भाव होगा तो इस लग्न कुंडली के लिए। लेकिन सिमिलरली अगर आप चंद्रमा से काउंटिंग करेंगे तो चंद्रमा का क्या हो जाएगा, इसका 10वां ढूंढना होगा, है ना। तो इसी तरह से अगर सूर्य को देखना होगा, सूर्य कुंडली को, तो इससे 10वां देखना होगा, सूर्य से 10वां, मतलब जिस भाव में सूर्य बैठा हुआ है उससे 10वां भाव। तो अब बात आती है कि भाई क्या होगा कि सूर्य अगर मान लीजिए कि लग्न और चंद्रमा इन दोनों में से जो बली होगा, है ना, पहले तो ये देख लीजिए कि कौन बली है, उससे जो 10वां स्थान आता है ना, वो कौन सा ग्रह है। और सूर्य हो तो पिता द्वारा, मान लीजिए कि 10वां भाव में सूर्य बैठा है तो क्या होगा कि वो पिता द्वारा धन प्राप्ति कर सकता है। चंद्रमा अगर 10वां भाव में आ जाता है तो माता से धन प्राप्ति होगा। और अगर मंगल है तो शत्रु से होता है ना। ये 10वां भाव में अगर मंगल हो जाए तो, या फिर बुध होगा तो क्या होगा, मित्र से फायदा होगा, उसको धन प्राप्ति हो सकता है। बृहस्पति अगर होगा तो भाई वगैरह से भी हो सकता है। और शुक्र है तो स्त्री से, समझ गए। और शनि है तो नौकर वगैरह से। तो इस तरह से आप समझ लीजिए ओवरऑल। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि इन सभी रिश्तेदारों जो हम अभी डिस्कस किए का, मान लीजिए कि इन इस तरह का ही विचार करने मात्र से भी ये समझा जा सकता है। और ऐसे भी कि जब ये ज्योतिष वगैरह की
जब पुस्तक बनी थी तो भारतवर्ष में उतना सारा कार्य नहीं था जो आज के डेट में है। मतलब आज अगर मान लीजिए 1300 प्रकार का कार्य है इंडिया में कि 1300 प्रकार का एक्टिविटी किया जा सकता है पैसा कमाने के लिए, तो उन दिनों ऐसा कुछ था नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे ज्योतिष में कुछ रिसर्च हुआ और धीरे धीरे डेवलप भी हुआ और लोगों का विद्वानों का विचार ऐसा किया गया। तो भारतवर्ष में अब कार्यों का विशेष प्रधानता कई फील्ड में होने लगा। अब जैसे आजकल जो कारखाना है, मशीन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, ये सब जो साधन है वो बिल्कुल नया है और इस तरह का पहले का ऐसा कुछ होता नहीं था। तो इस कारण अगर सूर्य से, है ना, अगर मतलब जैसे पिता की बात करते हैं, पिता ही नहीं कहना होगा, किंतु सूर्य से जिन जिन बातों का विचार किया जाता है तो उन सभी साधनों का ऑलरेडी इस धन उपार्जन से संबंधित विचार करना उपयुक्त होगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए चंद्र आदि से समझना चाहिए और लग्न से भी दसम भाव है, लग्न से भी दसम भाव है, चंद्र से भी दसम भाव है ना, तो इन सभी से भी ऐसे दसम भाव को इसी तरह से विचार किया जा सकता है। तो अब मान लीजिए कि यदि लग्न से दसम में बलवान चंद्रमा है तो क्या होगा, सफ़ेद वस्तु से या कोई जल से उत्पन्न पदार्थ का या फिर चांदी से या मोती से, है ना, इस प्रकार का मतलब व्यापार से, है ना, कुछ फ़ायदा प्राप्त हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार अन्य जो भी ग्रह है उन सभी ग्रहों के मतलब जो संबंधित व्यापार है उनसे संबंधित धन प्राप्ति का योग समझना चाहिए। लग्न या चंद्रमा से दसम में कौन सा ग्रह है ना, जो भी ग्रह है वह ग्रह अपने मार्ग में से धन प्राप्त कराएगा। यह तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात हम ये बताते हैं कि अब यह देखिए कि लग्न, सूर्य और दसम, इन तीनों में बलवान कौन सा है ना। लग्न ये हुआ, सूर्य कहाँ है, यहाँ है, और दसम भाव, इन तीनों में कौन सा बलवान है। अब बलवान कैसे देखेंगे वो तो आप समझ ही रहे होंगे। बलवान देखने के लिए ये देखना होता है कि वो अस्त नहीं हो, उच्च का हो, या मित्र के घर में बैठा हो, या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, है ना, या फिर वो लग्न से मतलब 6, 8, 12 वगैरह में नहीं हो, है ना, इस तरह का भी विचार, स्वगृही हो, उच्च का हो, तो ये सब बढ़िया माना जाता है ना। तो अब बात आती है कि भाई ये जब बल की बात हम करेंगे तो इन तीनों में से जो हम बात कर रहे हैं उनमें सबसे बलवान कौन है, कौन, लग्न से, सूर्य से और दसम, है ना। इन सभी में जो बलवान होता है तो उस दसम राशि का स्वामी जिस नवांश में होता है, देखिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बैठा नहीं है, इस लग्न कुंडली में यहाँ नहीं कोई बैठा है, तो इसका जो स्वामी कौन होगा, तो मंगल, ये शुक्र, है ना, शुक्र होता है। वृक्ष का दसमा कौन है, दसम भाव का स्वामी यहाँ कौन है, शुक्र है ना। अब शुक्र कहाँ है, नवांश में, चलिए देखते हैं, है ना। नवांश में मान लीजिए ये नवांश का कोई ऑलरेडी होगा, मीन्स किसी के घर में बैठा होगा, तो अब उसको देखना है कि दसम राशि का स्वामी किस नवांश में है, उस नवांश का स्वामी कौन सा है। मान लीजिए ये नवांश मतलब शुक्र कहीं ना कहीं बैठा होगा, नवांश कुंडली हम बना लेंगे। और नवांश कैसे बनता है वो शायद आप जानते होंगे कि 1 से 30 डिग्री तक को डिवाइड कर दिया जाता है 9 पार्ट में, और उसी तरह से जो भी आता है उस डिग्री से आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं, है ना, और वो 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता जाता है, उस तरह से नवांश बन जाता है। उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे कि नवांश कैसे बनता है। और हम सिंपली अभी बात कर रहे हैं कि सबसे पहले दसम भाव का स्वामी शुक्र, और शुक्र किस नवांश में बैठा है वहाँ तक आप पहुँच गए, और उस नवांश का स्वामी जो होगा, वो नवांश का स्वामी कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना होगा। और जो ग्रह अब वो आएगा, है ना, जो स्वामी होगा नवांश में जहाँ ये बैठा है, उसका जो स्वामी होगा, उस ग्रह के गुण, स्वभाव और साधन से जातक को धन प्राप्ति होगी। अब जैसे उदाहरण के लिए हम एक कुंडली मतलब यहाँ पर बनाए हैं। अब इसमें देख लीजिए कि सिंह लग्न, है ना, सिंह लग्न ये 5 नंबर सिंह होता है, और सूर्य कहाँ है तो वृश्चिक में है, यहाँ है, तो और चंद्रमा कहाँ है तो ये मीन में है।
तो मान लीजिए कि लग्न सबसे बलवान है, अगर ये बलवान बलवान है सबसे, तो लग्न से दशम वृक्ष राशि हो गया, है ना। और ये वृक्ष राशि हुई तो इसका स्वामी कौन हुआ, शुक्र हो गया, अभी हम डिस्कस कर लिए। अब मान लीजिए शुक्र, मान लीजिए कि शुक्र जो है वो तुला राशि में 5 अंश का है ना। मान लीजिए ये शुक्र है वो 5 अंश का है, तो क्या हो जाएगा कि 5 अंश का होने के वजह से ये शुक्र क्या होगा, वृश्चिक नवांश में हो जाएगा, है ना। वृश्चिक नवांश में हो जाएगा क्योंकि 3 डिग्री और 20 मिनट, है ना। ये एक पार्ट होता है और इससे हम दूसरा काउंटिंग करेंगे, तीसरा, ऐसे होते रहता है। तो ये वृश्चिक नवांश में आ गया, तो वृश्चिक नवांश का स्वामी कौन होता है, तो ये मंगल हो जाएगा, है ना। मान लीजिए ये वृश्चिक नवांश क्या था, 8 वृश्चिक था, तो इसका क्या होगा, स्वामी मंगल हो जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा कि इस तरह, इसी कारण मंगल के स्वभाव और गुण, साधन और वृत्ति आदि से धन लाभ होने का योग बनेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यदि हम तो अभी बात कर लिए कि लग्न है सबसे बलवान तब, लेकिन अगर सूर्य अगर मान लीजिए बलवान हो, तो सूर्य क्या है, वृश्चिक राशि में है और इससे दशम सिंह, है ना। इसमें कौन हो जाएगा, दशम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सिंह राशि आ रहा है ना। तो अब बात आती है कि दशम सिंह राशि हो गया और इसका स्वामी कौन सा होगा, तो सूर्य होता है। अब मान लीजिए कि सूर्य 26 डिग्री पर है, क्या है, सूर्य की जो मतलब वो हो गया 26 डिग्री पर है, तो इसका क्या होगा, ये वृश्चिक में होगा, नवांश किस में हो जाएगा, तो वृश्चिक में हो जाएगा, है ना, मतलब 8 नंबर में हो जाएगा। तो इस कारण से क्या होगा कि कुंभ नवांश में होने से, है ना, मान लीजिए 26 डिग्री जब होगा, 26 डिग्री का वृश्चिक में है, तो इस कारण क्या होगा, कुंभ नवांश में होने से, अब क्योंकि वृश्चिक राशि में 23 से 20 डिग्री, 23-20 और उससे लेकर 26-40 तक कुंभ नवांश होता है ना। तो ये कुंभ नवांश में आएगा, ठीक है जी, कुंभ नवांश तक आ जाएगा, कुंभ, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कुंभ नवांश जब होता है तो सूर्य का नवांशेष शनि होता है ना। तो सूर्य का नवांशेष शनि होता है क्योंकि कुंभ का स्वामी कौन होता है, शनि होता है ना, ये इसका स्वामी शनि होता है। तो इस कारण शनि का स्वभाव, शनि की प्रकृति, शनि से रिलेटेड, है ना, जो भी होगा संबंधित व्यापार और उसका कार्य और कोई भी पदार्थ वगैरह, उससे जातक का लाभ होने का योग बनेगा। अब इसी तरह से हम तीसरा कंडीशन, है ना, ये देखते हैं कि मान लीजिए इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा सबसे बलवान होता है, बाई दिवे, है ना, यहाँ चंद्रमा है। अब चंद्रमा बलवान होता है तो क्या होता है, तो चंद्रमा से दशम कौन सा राशि आएगा, तो यहाँ से काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हुआ, धनु हो गया, तो धनु राशि हुई। तो अब क्या है कि धनु का स्वामी कौन होता है, यहाँ पर बृहस्पति हुआ। और अब यदि बृहस्पति मान लीजिए कि कन्या में 15 डिग्री का है, तो क्या होगा कि पंचम नवांश में होने के कारण वृक्ष नवांश में हुआ, क्योंकि कन्या की राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16:40 तक वृक्ष का नवांश होता है। तो अब तो सिंपली आपको नवांश कुंडली ही देखना है, नवांश से ही आप पकड़ लेंगे और उसका स्वामी क्या होगा, शुक्र होगा। तो इस कारण शुक्र के आकृति, प्रकृति, स्वभाव से रिलेटेड या जो भी है उसका गुण धर्म आदि, है ना, उससे रिलेटेड व्यक्ति का और शुक्र से संबंधित व्यापार का लाभ उनका योग बनेगा। तो इन सभी जो हम डिस्कस किए, ये सब मतलब पार्ट को कि लग्न, सूर्य और चंद्रमा, उसमें से दशम राशि के स्वामी के नवांश के स्वामी, है ना, के अनुसार धन प्राप्त होता है। तो आप समझ गए कि दशम को ही आइडेंटिफाई करना है, अगर कोई बैठा है तो भी ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं बैठा है तो लग्न से दशम में मान लीजिए ये शुक्र आया और ये किस नवांश में बैठा है उसको देखना है, और जहाँ बैठा है जिस नवांश में उसके स्वामी को आइडेंटिफाई करना है। इतना सा शॉर्टकट तरीका है। अब इनमें से जो सबसे बली है उसको मतलब केवल विचार किया जाए ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है, लेकिन बहुत सारा ज्योतिषियों का मत है कि तीनों तरह से विचार करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी मतलब किसी ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि किसी को तो
एक ही प्रकार से धन लाभ होता है, लेकिन क्या है किसी किसी को विभिन्न प्रकार का इनकम का सोर्स होता है। तो इस तरह से अगर सूर्य, लग्न और चंद्रमा इन तीनों का दशम भाव से रिलेटेड अगर विचार करेंगे तो विभिन्न प्रकार का विचार उत्पन्न होगा, और इस तरह से आप उसका फाइनली जो इनकम का सोर्स होगा उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो हम डिस्कस किए हैं, इन सभी के डिस्कशन के बाद अब हम एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें सभी ग्रहों का, है ना, क्या क्या स्वभाव होता है। जैसे आज के डेट में इंडिया में 1300 प्रकार का काम हो सकता है, तो पहले ऐसा नहीं था। तो हम विभिन्न प्रकार का जो मुख्य रूप से ग्रहों से संबंधित विभिन्न प्रकार का योग मतलब कार्य है, वो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। इस तरह से आप प्लीज़ सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, और अगर नंबर हमारा बढ़ेगा सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्राइबर का और लाइक करने वालों का, तो फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।